महिला के कान में मासूम के मुंह से मां शब्द सुनाई पड़ता है तो मानो सारी दुनिया थम सी जाती है। हर महिला संतान प्राप्ति कर खुद संपूर्णता को प्राप्त करना चाहती है, लेकिन किन्हीं कारणों से कई महिलाओं की ये चाहत पूरी नहीं हो पाती। ऐसी ही महिलाओं की सूनी गोंद भर रही है आईवीएफ की ये तकनीक। जी हां, आप देख रहे हैं आपका डॉक्टर और मैं हूं आपके साथ कंचन डोगरा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान, कुछ एक्सपर्ट डॉक्टर्स मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। डॉक्टर पार्थ जोशी हमारे साथ है, आईवीएफ स्पेशलिस्ट, इंदिरा आईवीएफ अहमदाबाद से। हमारे साथ डॉक्टर पूजा सिंह है, आईवीएफ स्पेशलिस्ट, इंदिरा आईवीएफ दिल्ली से। डॉक्टर राम्या मिश्रा हमारे साथ हैं, आईवीएफ स्पेशलिस्ट, इंदिरा आईवीएफ कानपुर से। आप तमाम डॉक्टर्स का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो आईवीएफ तकनीक के बारे में हम बहुत बारीकी से जानेंगे, आपको बताएंगे कि किस तरह से आप इस तकनीक का फायदा उठा सकते हैं, कैसे ये तकनीक आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। अपने दर्शकों को भी बता दें कि हमारे जो नंबर्स हैं वो लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप हमसे सीधा संपर्क करें, हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर से आप सीधा बात करके अपनी परेशानी का समाधान जानें। डॉक्टर पार्थ, सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहूंगी। टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत ज्यादा प्रचलित हो रही है ये टेक्निक और अब तो सेलिब्रिटीज भी इसकी तरफ रुख कर रहे हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि नेचुरल प्रेगनेंसी में ऐसी क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि लोगों को आईवीएफ की तरफ रुख करना पड़ता है। हो गया नेचुरल प्रेगनेंसी बोलेंगे। अब इसमें नलियों का रोल समझना बहुत जरूरी है कि नली कोई मैकेनिकल पाइप नहीं है कि अंडे शुक्राणु चल के आते हैं और मिल जाते हैं। इनमें सीलियास करके बाल जैसे रेसे होते हैं जिन दोनों को मिलाने का काम करते हैं, गर्भ बनाते हैं और गर्भ को धक्का लगा के बच्चेदानी तक पहुंचाते हैं। अगर ये नली इन्फेक्ट हो गई, सीलियास इन्फेक्ट हो गए, स्टिफ हो गए तो ये काम नहीं हो पाता। इसी नलियों के प्रॉब्लम के लिए आईवीएफ का उद्भव हुआ था। और आईवीएफ को मैं एकदम सरल भाषा में समझाऊं तो 1978 में लुइस ब्राउन करके एक बेटी का सबसे पहली आईवीएफ लाइव टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ था। उसकी माता को भी यही प्रॉब्लम था, तो इसीलिए आईवीएफ का उद्भव हुआ नलियों को बाईपास करने के लिए। आईवीएफ में महिला को इंजेक्शन दिए जाते हैं, उसके अंडे तैयार किए जाते हैं। अंडों को फिर ओम पिकअप नाम की प्रक्रिया से बेहोश करके महिला का अंडा निकाल दिया जाता है। वो अंडे को पति के स्पर्म के साथ मिक्स करके गर्भ बनाया जाता है और उसी गर्भ को महिला के बच्चेदानी के अंदर 3 से 5 दिन के बाद प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। इस तरह से महिला प्रेग्नेंट हो जाती है। मतलब आईवीएफ में कोई ऑपरेशन नहीं होता, कोई टाका चीरा नहीं होता, बहुत सिंपल प्रक्रिया है। नेचुरल प्रेगनेंसी में जो नलियों का रोल है उसको बाईपास कर दिया जाता है आईवीएफ में। ये मैंने आपको सिंपल तरीके से समझाया हो पाता। इसी नलियों के प्रॉब्लम के लिए आईवीएफ का उद्भव हुआ था। और आईवीएफ को मैं एकदम सरल भाषा में समझाऊं तो 1978 में लुइस ब्राउन करके एक बेटी का सबसे पहली आईवीएफ लाइव टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ था। उसकी माता को भी यही प्रॉब्लम था, तो इसीलिए आईवीएफ का उद्भव हुआ नलियों को बाईपास करने के लिए। आईवीएफ में महिला को इंजेक्शन दिए जाते हैं, उसके अंडे तैयार किए जाते हैं। अंडों को फिर ओम पिकअप नाम की प्रक्रिया से बेहोश करके महिला का अंडा निकाल दिया जाता है। वो अंडे को पति के स्पर्म के साथ मिक्स करके गर्भ बनाया जाता है और उसी गर्भ को महिला के बच्चेदानी के अंदर 3 से 5 दिन के बाद प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। इस तरह से महिला प्रेग्नेंट हो जाती है। मतलब आईवीएफ में कोई ऑपरेशन नहीं होता, कोई टाका चीरा नहीं होता, बहुत सिंपल प्रक्रिया है। नेचुरल प्रेगनेंसी में जो नलियों का रोल है उसको बाईपास कर दिया जाता है आईवीएफ में। ये मैंने आपको सिंपल तरीके से समझाया। तो आईवीएफ तकनीक तो उन लोगों के लिए वाकई में वरदान है, बहुत बड़ी उम्मीद है जो नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। डॉक्टर पूजा, आपकी तरफ आना चाहेंगे। नेचुरली कंसीव जो कपल नहीं कर पाते हैं वो आईवीएफ की तरफ रुख करते हैं, लेकिन आईवीएफ की तरफ जाने की उनको जरूरत पड़ती है। ऐसा आप कौन सी जांच करती हैं, कौन सी सबसे पहले आप बीमारी को पता लगाने के लिए जांच की तरफ बढ़ती है जिससे पता लगता है कि उनको इनफर्टिलिटी है और अब उनको आईवीएफ की तरफ रुख करना चाहिए? देखिए, कोई भी कपल अगर इनफर्टिलिटी या प्रेगनेंसी नहीं होने की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो सबसे पहले हस्बैंड और वाइफ दोनों की ही डिटेल टेस्ट होनी चाहिए। हमारे समाज में अक्सर ऐसा होता है कि वाइफ के टेस्ट होते रहते हैं बट हस्बैंड के कोई टेस्ट नहीं होते, तो ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले पति और पत्नी दोनों की ही डिटेल में जांचें होनी चाहिए। अगर हस्बैंड की बात करें तो पुरुषों में सीमेन टेस्ट होता है, सीमेन एनालिसिस बोलते हैं जिसको। उसमें हम स्पर्म काउंट यानी कि शुक्राणुओं के काउंट, उनकी क्वालिटी, उनकी मॉर्फोलॉजी, वाइटलिटी, मतलब कितने शुक्राणु हैं, कितनी मात्रा में हैं, उनकी गुणवत्ता क्या है, उसमें से कितने जीवित हैं, तैरने की शक्ति कितनी है उनकी, तो ये एक डिटेल सीमेन एनालिसिस जरूरी है हस्बैंड की। औरतों की बात करें तो औरतों में 3-4 चीजें अपने को जांचनी होती हैं।
सबसे पहले तो अंडे कैसे बन रहे हैं, उनके एग्स कैसे बन रहे हैं। खून की एक जांच होती है जिसको हम AMH बोलते हैं, उससे आपके अंडे कैसे बन रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी मिल सकती है। इसके अलावा आपकी नलियां खुली हुई हैं कि नहीं, ट्यूब टेस्ट जिसको आम भाषा में ट्यूब टेस्ट बोलते हैं, उससे नली की अवस्था का पता लगाया जा सकता है कि नलियां खुली हैं कि नहीं। और तीसरी जांच है वो बच्चेदानी यानी कि यूट्रस की जांच है। यूट्रस की झिल्ली कैसी है, कोई जाले तो नहीं है, कोई गांठ तो नहीं है यूट्रस में, तो यूट्रस में कोई दिक्कत तो नहीं जिसकी वजह से कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही। तो ये 3 चीजों को जांचना बहुत जरूरी है, अंडे, ट्यूब्स और यूट्रस। इसके अलावा कुछ हार्मोन्स के टेस्ट भी कराने पड़ते हैं। तो ये हस्बैंड वाइफ के मिला जुला के दोनों के टेस्ट करने होते हैं। बहुत ज्यादा टेस्ट नहीं होते, लेकिन हाँ ये 3-4 टेस्ट करने होते हैं जिससे कि आप किसी कारण तक पहुंच सकते हैं। जी, तो मतलब थोड़ी सी जांच से ही निसंतानता के कारणों का आसानी से पता लग जाता है। डॉक्टर पूजा से आप ये जान रहे थे। डॉक्टर राम्या, आपकी तरफ आना चाहूंगी। रिसर्च की बात कर लें तो भारत में करीब 28 मिलियन कपल्स ऐसे हैं जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। क्या कारण होते हैं इनफर्टिलिटी के? देखिए, अगर हम निसंतानता या फिर इनफर्टिलिटी के कारणों की बात करें तो मोटा मोटा इनको हम लोग 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है फीमेल इनफर्टिलिटी यानी कि महिला के कारण, दूसरा होता है मेल इनफर्टिलिटी यानी कि पुरुषों के कारण, और तीसरा होता है अनएक्सपेक्टेड इनफर्टिलिटी, इसके कि कोई कारण नहीं होते हैं। अगर हम महिलाओं की बात करें तो 30 से 40% जो इनफर्टिलिटी होती है वो महिलाओं की वजह से होती है, 30 से 40% पुरुषों की वजह से, और बाकी बचे हुए अनएक्सप्लेन्ड कॉजेज में आते हैं। सबसे पहले महिलाओं की बात करते हैं। महिलाओं में जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण होता है वो होता है शरीर में अंडों का कम होना या अंडों का समय से न फटना। जैसा कि आज हम सब लोग देख रहे हैं कि पहले वो नॉर्मल शादी की एज हुआ करती थी वो 20 से 22 साल के बीच में हो जाया करती थी। अब ये उम्र बढ़ करके 28 से 30 साल तक पहुंच चुकी है। जब किसी भी महिला की जैसे उम्र बढ़ती है तो उम्र के साथ में उनके शरीर में अंडों की संख्या व क्वालिटी भी खराब होना शुरू हो जाती है, जो कि एक बहुत मुख्य कारण होता है महिलाओं में इनफर्टिलिटी का। इसके अलावा कभी कभी PCOD की समस्या होती है जिसकी वजह से अंडे समय से नहीं फट पाते हैं, रसोलियां बन जाती हैं, खून की गांठें हो जाती हैं अंडाशयों में जिसकी वजह से अंडे समय से नहीं निकल पाते हैं या उनकी क्वालिटी खराब हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। इसके अलावा हम ट्यूबों की बात करते हैं। महिलाओं में यदि ट्यूबर ब्लॉक्ड है तो भी उनको नॉर्मल कंसेप्शन में दिक्कत आती है, जो ट्यूबर ब्लॉक होती है, किसी भी महिला की ट्यूबर बचपन से ब्लॉक नहीं होती है, या तो कभी ट्यूबरक्लोसिस हुआ हो या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के कारण भी ट्यूबर ब्लॉक हो सकती है। इसके अलावा कभी कभी गर्भाशय की दिक्कतें होती है जिसमें कि गर्भाशय की परत कमजोर होती है या बच्चेदानी या गर्भाशय के अंदर जाले होते हैं जिनकी वजह से कंसेप्शन में दिक्कतें आती हैं। इसके अलावा हम पुरुषों की यदि बात करें तो पुरुषों में शुक्राणुओं की संख्या में कमी या उनमें गतिशीलता का कम होना या मॉर्फोलॉजी का खराब होना बहुत बड़े कारणों में आता है। कुछ कारण ऐसे होते हैं जो कि अनएक्सप्लेन होते हैं। अगर हम इन सब को छोड़ दें जो कि मेडिकल कॉजेज के अंदर आते हैं, इसके अलावा आजकल जो हमारे खाने पीने का ढंग है, जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, पोल्यूशन इतना ज्यादा हो चुका है जिसकी वजह से हमारी निसंतानता की समस्या बढ़ती जा रही है। स्ट्रेसफुल लाइफ हो चुकी है, जैसे कि आपने IT सेक्टर्स में भी देखा होगा, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, सुबह 5 बजे 6 बजे उठ के जाना है हॉस्पिटल, अपने घर ऑफिस पहुंचना है, वापस आकर के सारा स्ट्रेसफुल लाइफ बहुत ज्यादा हो चुकी है जिसकी वजह से भी निसंतानता की समस्या काफी बढ़ती जा रही है। तो मेडिकल कारणों के साथ हमारी लाइफस्टाइल भी निसंतानता का कारण बन जाती है। और निसंतानता से जुड़ी हुई अगर आपकी कोई भी समस्या है तो आप बेहिचक हमारे डॉक्टर से सीधा बात कर सकते हैं। लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर पात, आपकी तरफ आते जानना चाहूंगी कि पेशेंट IVF करवाना चाहते हैं लेकिन उनके मन में हमेशा डर रहता है कि IVF प्रोसेस के लिए बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है, प्रेगनेंसी के दौरान 9 महीने तक हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। क्या ये सही है? मैं पेशेंटों को समझाना चाहूंगा, डरिए मत, घबराइए मत। IVF एक बहुत सरल प्रक्रिया है। IVF के लिए सबसे पहली विजिट की बात करूं तो उस दिन रिपोर्ट्स होते हैं, 2 से 3 घंटे का समय लगता है और पति पत्नी को यह बताया जाता है कि आपके अंदर कौन से प्रॉब्लम है और हम उसको किस तरह से दूर करेंगे। उसके बाद IVF करवाने वाले दंपत्ति को 1 महीने की दवाई दी जाती है और महीने बाद एक 15 डेज का सेकंड विजिट स्लॉट होता है जिसमें रोज 1-1 घंटा महिला को अस्पताल आना पड़ता है, दवाई, सोनोग्राफी, इंजेक्शन, डॉक्टर से मिलने के लिए। अमूमन 12वें दिन महिला को बेहोश करके उसका अंडा निकाल दिया जाता है। उस दिन आपको 3 से 4 घंटे रुकना पड़ता है और 15वें या 17वें दिन एम्ब्रियो ट्रांसफर कर दिया जाता है।
मतलब ये पूरी प्रक्रिया ऑलमोस्ट 2 विजिट्स में कंप्लीट की जाती है, जिसमें आपको कभी भी रात को अस्पताल में रुकना भी नहीं है, आपको घर के तीसरे आदमी यानी कि मम्मी पापा बहन किसी की जरूरत भी नहीं है। बहुत सिंपल प्रक्रिया है। आईवीएफ को नजर में रखते हुए उसकी बहुत सारी मान्यताएं आज के समाज में प्रवर्त रही है। आप खुद समझिए कि आईवीएफ एक बहुत सिंपल प्रक्रिया है, जिसमें आप ही के अंडे शुक्राणु का मिलन किया जाता है और आप ही के बच्चेदानी में बने हुए घर को प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। मतलब आगे चलने वाली प्रेगनेंसी एक नॉर्मल प्रेगनेंसी है, तो कहीं पे डरने की जरूरत नहीं है। आपको 9 महीना पलंग पे सोए रहने की जरूरत नहीं है। आप नौकरी कर सकते हो, आप घर काम कर सकते हो, आप सीढ़ी चढ़ उतर कर सकते हो, आप जरूरत पड़ने पे ट्रैवल भी कर सकते हो। कहीं पे भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपल दंपति को यही समझाना चाहूंगा कि इतने सालों में अगर आपको प्रेगनेंसी मिल रही है तो उसको प्रेम से गुजारना है, टेंशन के साथ नहीं गुजारना है। तो डॉक्टर आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमारे साथ हमारी कॉलर जुड़ गई हैं। निधि हमसे बात करना चाहती हैं। जी निधि, अपना सवाल पूछिए। मैम, मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं होने पर डॉक्टर को दिखाया, दोनों से सारी जांच भी कराई, रिपोर्ट नॉर्मल आई है, लेकिन कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। क्या करूँ मैम, बहुत परेशान हूँ। देखिए निधि जी, सबसे पहले तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका जो केस है वो मोस्टली अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी का है। जितने भी निसंतान दंपत्ति हैं उनमें से तकरीबन 15 से 20% लोगों को में हम बोलते हैं कि अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है। मतलब कि सारी जांचें जो आप करवा रहे हो वो नॉर्मल आ रही है, लेकिन सही कारण का एग्जैक्ट कारण क्या है उसका पता नहीं चल पा रहा। ऐसे केस में मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप सबसे पहले किसी अच्छे इनफर्टिलिटी सेटअप पे जाएं, एक बार दोबारा से अपना इवैल्यूएशन करवाएं, जांचें करवाएं कि कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं है, और उसके बाद फिर अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कराएं। जैसे कि 5 साल हो गए हैं तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि अभी तक आपकी दवाइयों वगैरह से काफी समय से ट्रीटमेंट चल ही रहा होगा। अगर नहीं तो हम कुछ दिन तक दवाइयों के साथ कोशिश कर सकती हैं आप। उसके अलावा और तरीके होते हैं, जैसे कि IUI होती है। IUI यानी कि इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इसमें शुक्राणु को डायरेक्टली यूट्रस के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। तो आप 3 से 4 बार IUI भी करवा के देख सकती हैं। लेकिन अगर आपने दवाइयों से भी ट्रीटमेंट करवा लिया है और IUI भी करवा चुके हैं तो अभी आपको और ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। आपको अभी IVF के बारे में सोचना चाहिए। बहुत सारे ऐसे दंपत्ति हैं जिनमें कि अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, कोई कारण का पता नहीं लग पा रहा और वो IVF तकनीक के द्वारा उनको संतान प्राप्त हुई है। तो बहुत ज्यादा समय ना वेस्ट करें। अगर आप 2-3 साल से स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ले रहे हैं और कोई फायदा नहीं हो रहा है तो आपको विदाउट एनी डिले IVF की तरफ रुख करना चाहिए। तो निधि, आप निश्चिंत रहिए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए उम्मीद अभी बाकी है। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। डॉक्टर राम्या, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि जनरली मेल्स को ये लगता है कि उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, लेकिन एक तिमाही। तो निधि, आप निश्चिंत रहिए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए उम्मीद अभी बाकी है। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। डॉक्टर राम्या, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि जनरली मेल्स को ये लगता है कि उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, लेकिन एक तिमाही मामलों की बात करें तो इसमें मेल्स जो पुरुष हैं इनफर्टिलिटी के कारण के रूप में सामने आ जाते हैं। आप बताइए कि मेल में स्पर्म का रेशियो कम होने के क्या कारण होते हैं और क्या IVF उनके लिए भी फायदेमंद है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि पहले जब हम लोग देखते थे तो अक्सर महिलाओं को ही निसंतानता के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता था, लेकिन अब ये चीजें टेस्ट के द्वारा ये सब मालूम पड़ चुका है कि पुरुष भी उतने ही जिम्मेदार होते हैं निसंतानता के लिए। अगर हम स्पर्म काउंट की बात करें तो आज से 10, 15, 20 साल पहले जो स्पर्म का नॉर्मल काउंट हुआ करता था वो 18, 80 मिलियन, 100 मिलियन तक हुआ करता था। आज ये संख्या घट करके 30, 40 मिलियन तक ही रह गई है। जो WHO ने जो क्राइटेरिया दिए हुए हैं उसमें उन्होंने कहा है कि कम से कम 15 मिलियन स्पर्म काउंट जरूरी होता है एक नॉर्मल मेल को फर्टिलिटी यानी कि प्रजनन क्षमता को का अच्छा होने के लिए। लेकिन आजकल जैसे मैंने पहले भी बताया कि स्ट्रेसफुल लाइफ हो चुकी है, लाइफस्टाइल है, अल्कोहल, ड्रग अब्यूज, इन सब कारणों की वजह से या पोल्यूशन की वजह से शुक्राणुओं की संख्या या रेशियो में कमी आ चुकी है। अब यदि लेकिन ऐसे भी बहुत से पुरुष आते हैं जिनके की शुक्राणुओं की संख्या कम हो चुकी है, लेकिन उन्हें भी निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि शुक्राणुओं की संख्या कम भी है, सपोजली जैसे कि WHO ने बताया कि 15 मिलियन का काउंट एटलीस्ट नॉर्मल रहता है, अगर आपके शुक्राणुओं की संख्या 10 से 15 मिलियन के बीच में भी है तो आप डेफिनेटली IUI यानी कि कृत्रिम गर्भाधान जैसे
टेक्निक का यूज करके प्रेगनेंसी को ले सकते हैं। कृत्रिम गर्भाधान में महिला के शरीर में अंडों को दवा देकर के बढ़ाया जाता है। अल्ट्रासाउंड से उनको हम लोग मॉनिटर करते हैं, फिर अंडे को फटने का इंजेक्शन लगा करके पुरुष के शुक्राणु को लेकर के उन्हें वॉश करके बच्चेदानी के अंदर छोड़ दिया जाता है, जिससे कि प्रेगनेंसी होने की संभावना नॉर्मल से बढ़ जाती है। इसके अलावा यदि संख्या, जो शुक्राणु की संख्या है, ये और कम है, यानी कि 5 से 10 मिलियन के बीच में है, तो ऐसे लोग IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें हम अंडे को शरीर से बाहर निकाल करके उसके आसपास अच्छी मात्रा में गतिशील शुक्राणु छोड़ देते हैं, का यूज कर सकते हैं। यदि संख्या और भी कम है, 5 मिलियन से भी कम हो रही है संख्या, तो ऐसे लोग ICSI पद्धति, जिसको कि हम लोग बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसका यूज करके एक अंडे को एक शुक्राणु से जिसमें मिलाया जाता है, इसके द्वारा भी वो लोग खुद की संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। यदि शुक्राणुओं की संख्या निल भी बताई जा रही है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि शुक्राणु जो वीर्य में आते हैं उनको निल बताया जाता है, यदि ऐसी भी संभावना है, ऐसी भी कंडीशन है, तो ऐसे लोग भी पिता बन सकते हैं अपने खुद के शुक्राणुओं के द्वारा टीसा या टेस्टिकुलर बायोप्सी पद्धति का यूज करके। तो जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि लाइफस्टाइल से स्पर्म डिफेक्ट हो रहे हैं और इसी की वजह से मेल्स में भी इनफर्टिलिटी के जो रेशियो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो उम्र के साथ साथ फर्टिलिटी पर असर पड़ता है। ऐसे में IVF से फायदा आपको हो सकता है। निसंतानता से जुड़ी हुई अगर आपकी कोई भी समस्या है तो बेहिचक आप हमारे डॉक्टर से सीधा संपर्क कर सकते हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर पूजा, कई फीमेल्स के प्रेगनेंसी तो उनको हो जाती है, लेकिन बार बार मिसकैरेज होता रहता है, तो इसके क्या कारण होते हैं और क्या ऐसी फीमेल्स मां बन सकती हैं? जी हाँ, ये काफी एक चिंताजनक समस्या है कि काफी सारी महिलाओं में प्रेगनेंसी तो हो जाती है, लेकिन उसके बाद वो आगे कंटिन्यू नहीं हो पाती। इसे हम अपनी भाषा में रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस भी बोलते हैं। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। कारण जो है वो औरत में भी हो सकते हैं और पुरुष में भी हो सकते हैं। अगर औरतों की बात करें तो कुछ इम्यूनोलॉजिकल कॉजेज होते हैं, जिसके आप खून की जांच करके एक अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा उनके अंडों की क्वालिटी, उनकी गुणवत्ता, मात्रा देखनी बहुत जरूरी है। आप अपना AMH टेस्ट करवा सकती हैं ऐसे पेशेंट्स, ये जानने के लिए कि उनके अंडों की क्वालिटी वगैरह कैसी है। अल्ट्रासाउंड करके यूट्रस की क्या स्थिति है, कहीं बच्चेदानी में कोई झिल्ली तो नहीं है, कुछ जाले तो नहीं है, या कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है, ये सब भी पता लगाना जरूरी है। पुरुषों की बात करें तो स्पर्म की क्वालिटी में अगर कोई दिक्कत हो तो बार बार प्रेगनेंसी खराब होने का खतरा रहता है। कुछ नई टेस्ट्स हैं, जैसे कि एक DNA फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स टेस्ट हम बोलते हैं, ये करवा के स्पर्म की क्वालिटी का एक अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन फिर भी वो पेशेंट्स जिनके बार बार प्रेगनेंसी खराब हो रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा लेट नहीं करनी चाहिए और IVF की तरफ वो अपना रुख अपना सकते हैं, क्योंकि IVF एक ऐसी तकनीक है जिसमें कि अभी कई सारे एडवांसमेंट हो गए हैं। कुछ नई चीजें हैं, जैसे कि PGD, PGS जिनको हम बोलते हैं, इनमें हम आपके भ्रूण से कुछ कोशिकाएं, इनमें आपके भ्रूण से कुछ कोशिकाओं को लिया जाता है और फिर उनकी जांच की जाती है। तो अभी IVF में कुछ एडवांस तकनीकें आ गई हैं, जैसे कि PGD, PGS। इसमें आप जो भ्रूण होते हैं उनमें से कुछ कोशिकाओं को लेके उनकी जांच कर सकते हैं कि कौन सा भ्रूण स्वस्थ है, और फिर एक स्वस्थ भ्रूण को चुन के आप मां के गर्भ में डाल सकते हैं, जिससे कि प्रेगनेंसी की पूरी 9 महीने कंटिन्यू होने की उम्मीद जो है, एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी की उम्मीद जो है वो काफी बढ़ जाती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी होने के बाद भी कई सारे प्रिकॉशंस और कई सारे मेडिसिन और इंजेक्शंस हैं, हार्मोनल इंजेक्शंस हैं, जिसको कि लेके प्रेगनेंसी को सपोर्ट किया जा सकता है। तो ये एक चिंताजनक समस्या तो जरूर है, लेकिन अभी इसके कई सारे नई तकनीकें आ गई हैं, जिसकी मदद से ऐसे दंपतियों को भी एक स्वस्थ प्रेगनेंसी हो सकती है। तो अच्छी खबर यही है कि बार बार मिसकैरेज होने में भी IVF जो है वो कारगर साबित होता है। तो ऐसे जो कपल्स हैं जिन्होंने मिसकैरेज फेस किया है, वो भी अब इस तकनीक का फायदा उठा सकते हैं। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, हमारे साथ प्रकाश जुड़ गए हैं। जी प्रकाश, पूछिए अपना सवाल। मैडम, मेरी शादी को ना 6 साल हो गए हैं और मैंने 2 साल पहले नसबंदी करवा दी थी जी, और ना मैं शुक्राणु से पिता बनना चाहता हूँ फिर से। अगर किसी की नसबंदी हुई है, नसबंदी में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, पुरुष के जो वास्ट डिफरेंस होते हैं उनको काट करके उसको बांध दिया जाता है, परंतु उनके अंडकोश में शुक्राणु का निर्माण होता रहता है। यदि किसी कारणवश, मान लीजिए जैसे कि आपने पूछा कि आप दोबारा से पिता बनना चाहते हैं, बट कोई दुर्घटना हो गई, बच्चे में कोई दिक्कत आ गई, आप दोबारा से वो चीज चाहते हैं, संतान सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। IVF के माध्यम से टेस्टिकुलर बायोप्सी द्वारा, जिसमें कि अंडकोश से
शुक्राणु को निकाला जाता है। बहुत ही माइनर सर्जरी के द्वारा शुक्राणु को बाहर निकाला जाता है। माइक्रोस्कोप में हम लोग उसमें से स्वस्थ शुक्राणु का चयन करके अंडे के साथ में उसको फ्यूज करते हैं, उसमें इंजेक्ट किया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। जैसा मैंने पहले भी बताया था, इस पद्धति के द्वारा आप भी आराम से पिता बन सकते हैं। तो आईवीएफ तकनीक से नसबंदी के बाद भी फायदा हो सकता है। डॉक्टर राम्या, आपने बताया कि नसबंदी के बाद भी पिता बना जा सकता है। एक सवाल कपल्स के मन में हमेशा रहेगा कि आईवीएफ की सक्सेस रेट को लेकर उनको कैसे मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। डॉक्टर पार्थ, आप बताइए कि आईवीएफ की सक्सेस रेट कैसी है। आईवीएफ का जब जिक्र होता है, जब एक दंपति आईवीएफ करवाना चाहता है तो उसका सबसे बड़ा जो डर होता है वो है आईवीएफ का सक्सेस रेट। अब आईवीएफ का सक्सेस रेट जब आईवीएफ की शुरुआत हुई थी तब से लेके अमूमन आज से 5-7 साल पहले बहुत कम था, अराउंड 30-40% के करीब। और आज की तारीख में क्या होने लगा है, आईवीएफ में ज्यादा से ज्यादा गायनेक्स अच्छी तरह से ट्रेनिंग ले चुके हैं। एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो गर्भ के डॉक्टर होते हैं वो भी ज्यादा से ज्यादा इस फील्ड में इंटरेस्ट दिखाते हैं, अच्छे से अच्छी ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद सेंटर स्टार्ट करते हैं, जिससे अच्छे से अच्छा सक्सेस आज की तारीख में मिल रहा है। एम्ब्रियोलॉजी लैब की बात करूं तो अच्छे से अच्छे इक्विपमेंट आ चुके हैं। लैब की क्वालिटी, गर्भ को जिसमें रखा जाता है वो मीडिया की क्वालिटी बहुत अच्छी चेंज हो चुकी है, आज की तारीख में इंप्रूव हो चुकी है। ये सारी चीजें मिला जुला के आज की तारीख में आईवीएफ का सक्सेस 70-80% तक पहुंच चुका है। मतलब एक दंपति जब आईवीएफ करवाने की सोचे तो उसको सक्सेस जरूर दिमाग में आता है। इसीलिए किसी भी आईवीएफ सेंटर का चयन करना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक दंपति को आईवीएफ सेंटर ये सोच के चयन करना चाहिए कि वहां के डॉक्टर क्या आईवीएफ में अच्छे से ट्रेन है, क्या वहां पे इन हाउस एम्ब्रियोलॉजिस्ट की सुविधा है, क्या वहां की जो आईवीएफ लैब है वो पूरी तरह से आज की तारीख में 2018 के मुताबिक अपडेटेड है। ये सारी चीजों का ध्यान रख के अगर दंपति आईवीएफ सेंटर का चयन करेगा तो उसको सक्सेस मिलने की गुंजाइश बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो दर्शकों, निसंतानता और आईवीएफ तकनीक के बारे में स्पेशलिस्ट डॉक्टर से हमें जो जानकारी मिली वो हमने आप तक पहुंचा दी। आप सबके लिए ये जरूर फायदेमंद होगी। आपके कॉल्स हमारे पास लगातार आते रहे, लेकिन समय के अभाव में हम सभी कॉल्स को अटेंड नहीं कर पाए, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन अगले एपिसोड में आप हमसे दोबारा से जुड़ने की कोशिश करिएगा और निसंतानता से जुड़ी हुई किसी भी समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं तो आप हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर से बात करने के लिए डायरेक्ट हमें कॉल कर सकते हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर्स का शुक्रिया हमारे कॉलर से बात करने के लिए, हमारे शो में इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां आईवीएफ तकनीक के बारे में बताने के लिए। आपका डॉक्टर में आज के लिए इतना ही। मुझे यानी कंचन डोगरा को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।